12 घंटे की पूछताछ के बाद पता चला कि इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। 12 घंटे तक जो भी होता रहा, उसके बाद जानकारी मिली इस देश में कानून का राज बचा हुआ है। ये कौन सी परिस्थितियां हैं जो दिल्ली को परेशान करती है? वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें लखनऊ के माथे पर शिकन आ जाती है? और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें लखीमपुर के भीतर कोई पुलिस अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, वह चूं भी नहीं कर सकता है जब तक इस देश के गृह राज्य मंत्री, जिनका निवास लखीमपुर में है, वह कोई इशारा ना कर दे। और अहंकार अपने तरीके से किस तरीके से इस देश की सत्ता को डुबो रहा है, उसका खुला नजारा भी लखीमपुर में ही नजर आया। 12 घंटे की पूछताछ, शायद एसआईटी की पूछताछ का अपना रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि एसआईटी ने इससे पहले सबसे लंबी और मैराथन पूछताछ इस देश के प्रधानमंत्री, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त की थी। 9 घंटे की वह पूछताछ थी। उस वक्त आरोप 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर था और यह पूछताछ 2010 की। लेकिन 11 बरस के बाद इस देश में गृह राज्य मंत्री लगातार कहते रहे कि दरअसल मेरा बेटा बेकसूर है, वह तो घटना स्थल पर था ही नहीं। और जो लोग कह रहे हैं और जिन्होंने एफआईआर दर्ज भी कराई है, वह झूठी है। और हमारे पास एक दो नहीं, दर्जनों सबूत हैं जो इस बात को साबित कर देंगे कि बेटा बेगुनाह है। और आज जब आशीष मिश्रा ठसक के साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे लखीमपुर में, तो अपने साथ दर्जन भर हलफनामे लेकर आए थे। उन लोगों के हस्ताक्षर युक्त हलफनामे थे और साथ ही उन लोगों की अलग अलग रिकॉर्डिंग भी थी, जो बता रहे थे कि दरअसल घटना स्थल से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर जहां दंगल हो रहा था, वहां पर आशीष मिश्रा मौजूद थे। और इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि दरअसल आशीष मिश्रा दंगल में भी मौजूद थे, क्योंकि दंगल जिस वक्त खत्म हुआ, उसके बाद तिकोनिया में जीप से रौंदा गया, क्योंकि दंगल में मौजूदगी तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की भी थी। वहां पर मौजूदगी तो देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की भी मौजूदगी थी। और वहां पर जो भी फुटेज दिखाई गई पुलिस को, उसमें वहां पर मौजूदगी आशीष मिश्रा की भी थी। लेकिन घटना के दौर में वह 1 घंटे कहां थे, इसकी जानकारी वो नहीं दे पाए। और जो भी उस दौर में वीडियो बनाई गई, उसमें वो टाइम कहीं भी इंकित हो नहीं रहा था, जो इस बात को बतलाता कि घटना स्थल पे जो 2:30 से 3:30 का वक्त था, खास तौर से 2:36 पर जिस समय जीप ने किसानों को रौंद डाला था, उस वक्त क्या वो वाकई दंगल के जो वीडियो फुटेज दिखाए जा रहे थे उसमें थे? उसमें वो नहीं थे। और इन सब के बावजूद भी अब सवाल यह है कि जब आशीष मिश्रा को पुलिस ने यह कहकर गिरफ्तार किया, इंट्रोगेशन अभी भी जारी रहेगा, यानी पुलिस रिमांड में रखने का विचार पुलिस का जरूर है। दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या इस देश के गृह राज्य मंत्री अब इस्तीफा देंगे या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा? क्योंकि किसी भी देश का गृह राज्य मंत्री अगर अपने बेटे को बेकसूर साबित करने में लगा रहे पद पर बैठकर, तो उसके बाद अब कोई भी सवाल करेगा कि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो फिर इस दौर में गृह राज्य मंत्री कैसे कहते रहे कि वह बेकसूर है? और अगर वो कहते रहे तो क्या इस दौर में नहीं चली उनकी? और अगर चल जाती तो वाकई वो बेकसूर साबित हो जाता? या फिर जांच की पूरी प्रक्रिया जो इस 12 घंटे से पहले नजर आई और इस 12 घंटे के दौर में नजर आई, उसने क्या वाकई ये जतला दिया कि इस देश के भीतर में कानून के राज का मतलब वीवीआईपी की हथेली पर कानून की किताब का नाचना होता है? बड़ी ठसक के साथ सुबह 10:45 पर आशीष मिश्रा 1, 2 नहीं 4 लोगों के साथ पहुंचे थे। उसमें से 3 लोग लगातार इंट्रोगेशन के वक्त मौजूद थे। एक तो अवधेश मिश्रा जो कि वकील, एक उनके सहयोगी और एक मंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर, यानी परिवार के प्रतिनिधि की मौजूदगी भी वहां पर थी, जहां पर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। और पूछताछ करने वालों में डीआईजी रैंक के व्यक्ति थे, एसपी रैंक के व्यक्ति थे, एसडीएम की मौजूदगी थी, एसआईटी की वह टीम थी जिसे नियुक्त किया गया है। सवाल है, इन सारी परिस्थितियों में क्या वाकई मंत्री का नुमाइंदा वहां बैठ सकता है? और क्या वाकई वकील की मौजूदगी इस दौर में हो सकती है? कई सवालों ने आज नए सिरे से जन्म ले लिया है।
क्योंकि इस देश के भीतर में जो एफआईआर में हत्या का नामजद हो उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, उसको आग्रह करती है कि आप पेश हो जाइए। और इस देश की सुप्रीम अदालत में वकील हरीश साल्वे कहते हैं कल वो 11 बजे पेश हो जाएगा। और उसके बाद और ऊपर से एक फोन आता है जिसके बाद इस देश के गृह राज्य मंत्री दिल्ली से निकलते लखनऊ होकर लखीमपुर खीरी पहुंचते हैं और बेटे को तैयार करते हैं कि कल सुबह तुमको जाना है। आज तो तुमने कह दिया तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ऊपर से दबाव है, तुम्हें जाना होगा। और जिस वक्त बेटा आशीष मिश्र निकलता है पुलिस थाने की तरफ क्राइम ब्रांच में पेश होने के लिए, ठीक उसी वक्त वह बीजेपी के ऑफिस की छत पर खड़े होकर क्या कहते हैं यह भी एक अलग ही किस्सा है। क्योंकि कहते हैं इस सरकार में निष्पक्ष जांच होगी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, ऐसी वैसी कोई बात होगी तो हम आपके साथ हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या ये राज्य सरकार को धमकी थी या जो पुलिस जांच करने के लिए आने वाली थी और उनके बेटे से पूछताछ करती, उनको ये चेतावनी भरे स्वर थे? तो क्या इस देश के भीतर में गृह राज्य मंत्री की इतनी ताकत है कि अपने बेटे को लेकर गलत बयानी करे और जब जांच में उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद क्या वो पद पर बने रह सकता है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, ट्रायल का प्रोसेस शुरू होगा और ट्रायल के बाद उसको बेदाग साबित करने में अगर पिता गृह राज्य मंत्री है तो कितना वक्त लगेगा और धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। और इन परिस्थितियों में जब किसान संघ ने अपने तौर पर चेतावनी दी कि 11 तारीख तक 2 चीजें अगर नहीं होती है तो फिर हम आंदोलन तेज कर देंगे। और आंदोलन तेज करने का मतलब यह है बहुत साफ तौर पर कि 12 तारीख को अरदास, अंतिम अरदास जो किसानों की मौत कुचल कर की गई है उसके लिए लखीमपुर में ही जमा होंगे और वहीं से अलग अलग हिस्सों में समूचे देश में लोग निकल पड़ेंगे। और उसके बाद रेल रोको आंदोलन, महापंचायत लखनऊ की दिशा में, यानी आने वाले वक्त में राजनीति को कहीं ना कहीं डिगाने की परिस्थितियां भी और बीजेपी के प्रतिकूल खड़े करने की परिस्थितियां भी किसान संघ ने अपने तौर पर बतला दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इस देश में क्या वाकई डेमोक्रेसी और कानून का राज है या नहीं है? आज यह सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जिस तरीके से उनकी पेशी हुई और वहां पर जब वो पहुंचे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर में तो उनके साथ जो 4 लोग थे उनसे मीडिया ने सवाल पूछा, आप कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा नहीं कहेंगे और यह मत सोचिएगा कि हम डर के आ गए हैं, हम अपनी शर्तों पर आए हैं, अपने हिसाब से आए हैं। ये शब्द है उनके जो साथ निकल कर आए थे, उनके जो 5 लोगों की टीम पहुंची थी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। उसके भीतर जो अनूठा सच यह है कि 6 बार चाय और बिस्कुट गई, कुछ भोजन टाइप चीज भी गई, लगातार बैठे रहे और पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, ये सारी बातें अंदर चलती रही, लंबे वक्त तक चलती रही। जो वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक जो ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट कहीं भी किसी अपराधी को लेकर नहीं था, सिवाय इसके कि कितना लंबा वक्त हम काट सकते हैं जिससे यह मैसेज जाए कि पूछताछ वाकई बहुत लंबी चली है। क्या वाकई इस देश का कोई सामान्य आदमी अगर उस पर धारा 302 लगी होती तो पुलिस उसे घसीटते हुए लेकर आती, थाने में बंद करती, उसके बाद जो जांच की टीम है वो अपनी जांच की प्रक्रिया शुरू करती। लेकिन यहां खेल उल्टा हो गया, वो कोई रगड़ते हुए नहीं लाया, कोई उठा के नहीं लाया, आग्रह करके वो खुद अपनी शर्तों पर आया और उसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच प्रक्रिया उसी दौर में शुरू कर दी। कानून के राज का यह अनूठा चेहरा आपकी आंखों के सामने है। इस देश में चुनाव का मुद्दा जिस दिन गवर्नेंस हो जाए, इस देश में चुनाव का मुद्दा जिस दिन कानून का राज हो जाए, ये जातीय समीकरण और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ की परिस्थितियों को जब धूमिल कर दिया जाए तो उसके बाद जो फैक्ट है जब उस पर चुनाव होने लगेंगे तो यकीन जानिए इस देश के गृह राज्य मंत्री को भी यह बोलने की हिम्मत नहीं होगी कि बेटा बेकसूर है और कसूरवार हो गया तो मैं पद छोड़ दूंगा। अब इंतजार करते हैं वो क्या कहते हैं।